हम आपके बुक का नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। कौन सा? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं से पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि भौतिक और रासायनिक होता क्या है। ठीक है, देखो भौतिक परिवर्तन का मतलब तो होता है चेंज, मतलब बदलना, किसी भी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना, कुछ भी, वो होता है परिवर्तन। अब परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है। या तो हो सकता है किसी भी चीज के बाहर की तरफ, कि बाहर से हम कैसे दिखते हैं, ये दीवार बाहर से कैसे दिखती है, ये रिमोट बाहर से कैसा दिखता है, तो बाहर से जो भी परिवर्तन होगा वो तो हो गया भौतिक परिवर्तन। और पदार्थ के अंदर आंतरिक रूप से जो परिवर्तन हो गया वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं बात करूं कि ये पेन है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। सपोज मान लो कि ये ना, अब इस पेन के मैंने दो टुकड़े कर दिए हैं, तो पहले भी अब दो टुकड़े हो गए, मान लो इस पेन के एक इधर एक इधर, तो पहले भी ये प्लास्टिक का बना हुआ था और अभी भी ये प्लास्टिक का ही है। पहले भी बाहर से ऐसा था, अभी भी बाहर से ऐसा ही है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो तो हुआ भौतिक परिवर्तन, जो पदार्थ के भौतिक स्वरूपों में होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने दूध लिया, उसको जमा के हमने दही बना दिया। ठीक है, अब एक तो दूध होता है और एक दही होता है, दोनों क्या सेम है क्या सेम? दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार का परिवर्तन काय में हुआ? उसके अंदर आंतरिक गुणों में हुआ। दिखने में तो दोनों ही सफेद है, दोनों ही द्रव है, लेकिन क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या हुआ? इस प्रकार का परिवर्तन हुआ रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के देखो इधर ये बर्फ है, बर्फ पिघल के पानी बन गई और पानी गर्म होके भाप बन गया। अब देखो जो भाप है उसको हम इकट्ठा कर ले, जैसे आप खाना पकाते हो तो ऊपर तश्तरी रखते हो, प्लेट रखते हो, उस प्लेट पे भाप बनता है और पानी की बूंदें चिपक जाती है, और इकट्ठा होने पे वो वापस पानी बनता है कि नहीं? तो मतलब भाप इकट्ठा होके वापस पानी बना सकती है, और पानी को जमा के वापस बर्फ बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो जो भौतिक परिवर्तन है वो क्या है? वो हमेशा भौतिक गुणों में होता है, जैसे उसकी अवस्था में, रंग में, गंध में। ये परिवर्तन हटाने पर पुनः, मतलब हमने इसको गर्म किया तो भाप बनी, ठंडा करे तो वापस पानी बन जाएगा, तो वापस पहले वाला पदार्थ प्राप्त होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्या ये स्थायी है कि हमने बर्फ को जब पिघला के पानी बना दिया, अब ये पानी कभी बर्फ नहीं बनेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं ना, पानी को वापस बर्फ बना सकते हैं। तो ये अस्थायी होते हैं और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ऐसे मान लो कि एक तो मैंने कागज को दो टुकड़े किए, कागज को फाड़ा, तो पहले भी कागज था, अभी भी कागज है। ठीक है, ये तो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। अब मैंने कागज को जला दिया, तो पहले तो कागज था, अब वो क्या बन गई? जल के राख बन गई। क्या दोनों सेम है? नहीं ना। क्या राख से वापस कागज बनाया जा सकता है? नहीं ना। तो इस तरीके का परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे कोयले का दहन, आप कोयले को जलाओगे, कोयला क्या होता है? कार्बन। दहन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। मिलके क्या बना लेंगे? CO2। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के जो परिवर्तन है वो फलस्वरूप रासायनिक गुणों में परिवर्तन होने के कारण होते हैं। दूसरा, कि जो प्रारंभिक पदार्थ है वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं वापस। तीसरी बात, ये स्थायी होते हैं, वो कागज को जलाने पर राख बन गई तो बनी गई, उससे आप वापस कागज नहीं बना सकते हो। चौथा, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? तो जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके पदार्थों को, अणुसूत्रों को, प्रतीकों को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वही क्या है? रासायनिक समीकरण है। मतलब रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना। अब रासायनिक समीकरण हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम क्या करेंगे? हमें या तो अभिकारक चाहिए और ये चाहिए उत्पाद। तो अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक वे पदार्थ हैं जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। ये तो कंपलसरी है, चाहिए ही चाहिए। क्या इनके बिना चाय बन सकती है? नहीं बन सकती। तो जो काम में आ रहे हैं किसी क्रिया में, चाय बनाने की क्रिया में, ये सब चीजें काम में आ रही है, तो ये तो हो गए अभिकारक। और इन सब की क्रिया होने के कारण इधर एक कप चाय बन गई, तो चाय क्या है? उत्पाद। मतलब किसी भी अभिक्रिया में जो कारक काम में आ रहे हैं वो तो हो गए अभिकारक, और जो पदार्थ बन रहे हैं वो क्या हो गए? उत्पाद। तो हम रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे? कि जो भी क्रियाकारक है सबसे पहले हम उनको लिखेंगे। जैसे हमने इधर लिख दिया क्रियाकारक है, उसके बाद हम तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान लगाने के बाद हम उत्पाद लिखते हैं। ठीक है,
और अगर दो या दो से अधिक उत्पाद या अभिकारक है, इधर देखो दो अभिकारक है, एक तो कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो दोनों के बीच में हम किसका चिन्ह लगाएंगे, दोनों के बीच में हम लगाएंगे प्लस का निशान। बात समझ में आ गई। इसके बाद है कि देखो इधर और इधर, मतलब तीर के निशान के इधर तो क्या है, बाई तरफ तो क्या है, अभिकारक है, और दाई तरफ क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान दोनों बराबर इक्वल होना चाहिए। आपने 1 कप पानी 1 कप दूध चढ़ाया तो ऐसा होगा कि उससे 4 कप चाय बन जाए, नहीं ना। मतलब आपने लगभग 2 कप जितना चाय के लिए सामान जिसमें डाला है, तो लगभग 2 के आसपास से चाय बनेगी ना। ये तो है नहीं 1 कप पानी 1 कप दूध डाला 10 कप चाय बन जाए, नहीं ना। ऐसे ही क्या है, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान भी बराबर होता है। जितने क्वांटिटी में हम, जितनी मात्रा में हम अभिकारक काम में ले रहे हैं, उतनी मात्रा में हमारे उत्पाद बनना चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये आवश्यक है, ऐसा होता ही है। अब आगे हम बात करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण तो हो ही गया, और परमाणु संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और इसके बाद हम दोनों की अणुओं की संख्या को बढ़ा और घटाकर देख लेते हैं कि दोनों इक्वल इक्वल समान समान है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उनको समान करते हैं। सबसे पहले हम अणुओं में ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को संतुलित करते हैं। यहाँ देखो ये आपको एक अभिक्रिया दी गई है, C3H8, इसको क्या कहते हैं, प्रोपेन प्लस O2 ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल। ये अभिक्रिया दी हुई है। अब इधर देखो, इधर कितने कार्बन है, 3 है, और इधर कितना है, 1 ही है। क्या ये संतुलित है, नहीं है। इधर हाइड्रोजन देखो कितने, 8 है, इधर कितने, 2 ही है। क्या ये संतुलित है, नहीं है ना। तो अब हमें इसको संतुलित करना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें क्या है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें कार्बन है। इधर देखो 3 कार्बन है, इधर क्या है, 1 कार्बन है। तो हम उधर तो कम कर ही नहीं सकते, तो हम इधर बढ़ा जरूर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके चारों तरफ एक बॉक्स बना देंगे। क्या बना देंगे, बॉक्स। मतलब हमें इस बॉक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं करना है, ये जो दिया गया है वो ऐसे की ऐसे रखेंगे। अब देखो जो भी चेंज करेंगे इन बॉक्स के पहले पहले करेंगे। अब आपको दिया गया है C3H8 प्लस O2, ठीक है, इक्वल टू क्या है, CO2 प्लस H2O। तो अब इधर देखो, इधर कितने हैं, इधर C3 है, इधर कितना है, 1 है। तो हम जो भी चेंज करेंगे इसके पहले करेंगे। तो 1 को किससे गुणा करूंगी, 3 आ जाए, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 3CO2। अब देखो अगर हम इस बॉक्स के पहले कुछ भी लिखते हैं ना, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा बॉक्स 3 बार हो गया। मतलब ये 3CO2 का मतलब ये है कि 3 बार CO2 है, CO2 CO2 CO2। बात समझ में आई क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल कार्बन ही 3 बार है और O2 अलग है, नहीं। इसके पहले का मतलब है ये पूरा का पूरा 3 गुना हो गया। इसका मतलब अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई, यहाँ तो 2 है और यहाँ 3 दूनी 6 हो गई, और एक ये 7, इधर तो 7 ऑक्सीजन हो गई, इधर 2 ही है। अब कार्बन तो संतुलित हो गया, लेकिन क्या ऑक्सीजन संतुलित हो गई, नहीं हुई ना। अब हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा, तो हमें 7 करना है 2 को, तो किससे गुणा करें कि 7 हो जाए। 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 से करेंगे तो कितनी 4 हो जाएगी, 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगी, 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगी। लेकिन इधर 8 कैसे करें, इधर 8 नहीं हो सकती। अगर हम इसको 5 से गुणा कर दे तो क्या होगा, इधर कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी, 5 दूनी 10, और इधर कितनी हो गई, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इधर कम है, अब इधर हमें ज्यादा करनी है, तो इधर ज्यादा कैसे होगी बताओ। सबसे पहले अब देखो इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर कितने 2, तो 2 को हम 8 कैसे बनाए, इसको 4 से गुणा कर दे, 4 दूनी 8 हो गई, ठीक है। कार्बन संतुलित हाइड्रोजन संतुलित, इधर भी कार्बन संतुलित हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन देखो इधर है कितनी, 3 दूनी 6, तो ये रही 6 प्लस 4 ये रही 10 हो गई क्या। और इधर ऑक्सीजन देखो 5 दूनी 10, इधर भी ऑक्सीजन संतुलित। तो ये संतुलित हुआ या नहीं। अब देखो एक एक तत्व को देख देख कर चलना होगा, दोनों की तरफ उनकी संख्या क्या है, बराबर होनी चाहिए। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि समीकरण को संतुलित करने के बाद हमें ये लिखना होगा कि जो भी पदार्थ बना वो किस भौतिक अवस्था में है, वो ठोस है, द्रव है या गैस है। तो ठोस के लिए हम लिखेंगे S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G। देखो कार्बन, कार्बन मतलब कोयला, कोयला क्या है, ठोस होता है, तो हमने लिख दिया S। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, हमने लिख दिया G।
CO2 बनी इनको जलाने पे, O का मतलब इसका दहन हुआ तो क्या बनी CO2, और आपको पता है CO2 भी गैस है तो हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया G। ये बात क्लियर। कई बार ऐसा होता है कि हमें पदार्थों का जलीय विलयन बनाना होता है, तो जलीय विलयन को हम लिखते हैं AQ मतलब एक्वा। यहाँ देखो ये CaO है, इसका जलीय विलयन बनाया H2 मतलब जल, तो क्या होगा ये एक्वा स्टेट में जलीय अवस्था में प्राप्त होगा, तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं AQ। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस लिखा है वैसे ही AQ भी होता है। अब अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, एक तो वो अभिक्रिया है जिससे हम वापस पहले वाला पदार्थ बना सकते हैं, जैसे बर्फ को पिघलाकर पानी, पानी को बनाकर जमाकर बर्फ, और एक वो जो नहीं बना सकते, जैसे दूध से दही बना लिया लेकिन अब दही से दूध नहीं बनेगा। तो जो उत्क्रमणीय दोनों तरफ होती है उसको कहते हैं उत्क्रमणीय। उसके लिए हम ऐसा तीर का निशान लगाते हैं, जैसे इधर तो लिख दी हमने बर्फ और इधर लिख दी पानी। इस तीर के निशान का मतलब हो गया कि पानी से बर्फ बन सकती है, बर्फ से पानी। और जो एक ही तीर का निशान, जैसे हमने यहाँ लिखा दूध, दूध का इधर लिखा दही, अब इसमें हम ऐसे वाला तीर का निशान नहीं लगा सकते कि इधर दूध लिख दिया और इधर दही, ये गलत हो जाएगा। क्यों? और ये सही है, क्योंकि दही से क्या वापस दूध बनेगा, तो ये गलत है। बात क्लियर है। इसके बाद जो भी अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया के अंदर ताप और दाब, किस ताप पर, ऐसा है कि आप गैस बंद करके चाय बना लोगे, चाय को पकाने के लिए आपको गैस जलानी होती है, तो कितना टेम्परेचर दे रहे हैं हम, उस पर कितना प्रेशर दे रहे हैं, वो ताप और दाब हम क्या करते हैं इस तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं हमेशा। ये बात क्लियर। अब अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, एक तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा करने के लिए हमें क्या है ऊष्मा देनी होती है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने के बाद उससे ऊष्मा निकलती है। तो अगर ऊष्मा लेना पड़ रहा है मतलब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, तो हम क्या करेंगे, तो उस पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, ये देखो ये रहा। और अगर ऊष्मा शेपी है मतलब अभिक्रिया पूरी होने के बाद ऊष्मा निकल रही है, तो उस पे आ जाएगा प्लस का चिन्ह, ये रहा, कि इसमें इतनी ऊष्मा निकली है और इसमें इतनी ऊष्मा काम में आई है। ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर किसी भी अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमें उत्प्रेरक काम में लेने पड़ रहे हैं, तो उत्प्रेरकों को भी, जैसे हमने ताप और दाब को ऊपर लिखा था, उत्प्रेरकों को भी हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। ये बात क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब आगे हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखो जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनसे हमें क्या क्या फायदा होता है, उनसे हम क्रियाकारक मतलब अभिकारक और उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, कितना अभिकारक काम में आ रहा है, कितना उत्पाद काम में आ रहा है, कितना अभिकारक बन रहा है, कितना उत्पाद बन रहा है, उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है, ठीक है, उनका द्रव्यमान कितना है, ये सब बता सकते हैं। दूसरा उनकी ये हो ही गया, ये भी हो गया। इसके अलावा आपको उसमें कितना ताप दाब उत्प्रेरक क्या क्या काम में लिए उसका भी आपको पता चल जाएगा। अभिक्रिया ऊष्मा शेपी है या ऊष्मा शोषी है इसका भी आपको पता चल सकता है, क्योंकि ऊष्मा शेपी होगी तो क्या होगा, उसमें प्लस का निशान होगा, ऊष्मा शोषी होगी तो क्या होगा, उसमें माइनस का निशान लिखेंगे। और इसकी उत्क्रमणीयता मतलब दोनों तरफ हो रही है अभिक्रिया, उत्क्रमणीय है, ये एक तरफ ही हो रही है अनुत्क्रमणीय है, इसका भी पता चल सकता है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमें रासायनिक समीकरण से नहीं पता चलता, वो क्या क्या है कि एक तो हमें अभिक्रिया के पूर्णता की जानकारी नहीं होती कि अभिक्रिया कब कंप्लीट हो रही है, कितने टाइमिंग में कंप्लीट हो रही है, हमें नहीं पता चलता, कहीं लिखा हमने कुछ ऐसा नहीं। दूसरा क्रियाकारक और उत्पाद है, उनकी सांद्रता कितनी है, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़े हैं या पतले, तो गाढ़ा दूध होता है एक पतला दूध होता है, मतलब पानी मिक्स किया हुआ, तो सांद्रता का मतलब है अलग अलग डेंसिटी कितनी है उनकी, तो इसका भी हमें कुछ पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आपको पढ़ के आना है। आगे का हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।